लेट्स सी कि इसमें क्या क्या है। पहले तो इसमें सबसे पहले हम लोग सेट के बारे में, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना। तो सेट का मतलब क्या होता है, सेट किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को, है कि नहीं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स को हम लोग सेट्स कहते हैं, है ना। बात समझ में आ रहा है। यस। यस सर। जैसे तुम लोग ये बोल सकते हो, सेट ऑफ रेड पेन्स, मतलब एक पैकेट है उसमें रेड पेन सिर्फ रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो सेट ऑफ रेड पेन्स हो जाएगा, राइट। वैसे ही बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं ना। कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, जिसको हम लोग बुके बोलते हैं, राइट। तो सेट हमें पता है, आइडिया है हमें कि क्या होता है कि नहीं। फिर उसी तरीके से मैथमेटिक्स में सेट का मतलब क्या है कि वहां पे नंबर्स को अगर हम लोग ले, है ना, एक साथ, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बात समझ में आ रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसमें क्या क्या नंबर्स रहते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो नंबर्स रहते हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है कि नहीं, बोलो। यस। ठीक है, वैसे ही सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अगर हो, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, राइट, नेचुरल नंबर भी आ सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स रैशनल नंबर के अंदर आ सकते हैं, तो वो सारे क्या है, सेट है। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली क्या है, सारे के सारे कलेक्शन है कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, नंबर्स के। ओके, तो इसी से, अब इसी सेट को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं ना, तो इसी सेट से सीक्वेंस बनता है। इसी सेट से क्या बनता है, सीक्वेंस बनता है। तो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस भी एक तरह का सेट है, राइट। लेकिन वो सेट क्या रहता है, एक ऑर्डर्ड वे में रहता है। बात समझ में आ रहा है। उसी को अगर हम लोग ऑर्डर्ड वे में अरेंज करवा दें तो वो क्या बन जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यस। इट इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, राइट, या फिर नंबर्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है, किसी खास ऑर्डर में हो, या इन अ सर्टेन ऑर्डर लिख देते हैं, इन अ सर्टेन ऑर्डर। बात समझ में आ रहा है। तो सीक्वेंस जब भी होगा किसी भी ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, नंबर का, तो वो एक किसी खास ऑर्डर में होगा, राइट। मतलब तुम वहां पे एक तरीके से पैटर्न देख पाओगे, है ना। क्या देख पाओगे, पैटर्न, कि किस तरीके से वो सजाया गया है, किस तरीके से वो रखा गया है। बात समझ में आ रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक सीक्वेंस कहते हैं, राइट। बोलो, ये बात समझ में आया। यस यस। सर। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर हम ऐसे कुछ नंबर ले रहे हैं, 2 4 6 8, इस तरीके से, तो ये हमें पता है कि ये पूरा का पूरा एक इवन नंबर है, राइट। और ये तुम देख भी रहोगे कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लगा हुआ है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, राइट। इसका जो ऑर्डर है दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये सारे के सारे सेट जो है वो एक इवन नंबर के हैं, है कि नहीं।
तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में है ना, रैंडमली कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। सेट में क्या रहता है कि सेट में तुम कैसे भी लिख सकते हो नंबर्स, कोई जरूरी नहीं है, ऑर्डर वहां पे मैटर नहीं करता है ना। वहां पे किसी तरीके का पैटर्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है सेट में, राइट। लेकिन अगर सीक्वेंस के बारे में बात करें तो वहां पे प्रॉपर ऑर्डर सीक्वेंस पैटर्न जरूर होगा, ठीक है, तभी उसका नाम सीक्वेंस है। अदरवाइज वो सिर्फ सिंपली तुम सेट कह सकते हो उसको, राइट। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड सो ऑन। तो ये भी एक तरीके का क्या है, पैटर्न दिख रहा है तुम्हें, पैटर्न देख पा रहे हो इसमें, इसमें पैटर्न देख पा रहे हो क्या, बोलो। हम्म, यस सर, वो नंबर्स ऐड हो रहे हैं कौन नंबर्स? सर। जैसे 1 है तो 1 में 0 ऐड, फिर 1 में 2 ऐड, फिर 2 में 3 ऐसे, उसके बाद और उसका सम नेक्स्ट टर्म बन रहा है। हाँ, मतलब तुम ऐसा कह सकते हो जैसे कि पहले तो दो नंबर तुमने लिया है ना, और उसके बाद वाला जो नंबर है यानी थर्ड टर्म है ना, वो पिछले दो नंबर का सम है, वो पिछले दो नंबर का सम आ रहा है कि नहीं। जैसे 2 है तो 2 इन दोनों का सम है, राइट। और 3 जो है वो पिछले दो नंबर का सम है ना, 2 + 1। 5 पिछले दो नंबर का सम है यानी कि 2 + 3। बात समझ में आ रहा है। फिर 8 जो है वो इन दोनों का सम है, 3 + 5। बोलो। इस तरीके से जो सक्सेसिव टर्म्स आ रहे हैं वो पिछले दो टर्म्स के सम है, राइट। तो ये भी एक तरीके का क्या है, प्रॉपर सीक्वेंस है, एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहा है, और तब हम लोग इसका नेक्स्ट टर्म भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो सीक्वेंस का खास बात ये होता है ना कि वो एक तो पैटर्न फॉलो कर रहा है, राइट, और किसी ऑर्डर में वो लिखा हुआ रहेगा, इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो। और तुम इसमें तुम सीक्वेंस के खास बात एक ये भी है कि तुम आगे वाले टर्म जो नहीं लिखे गए हैं उसके बारे में भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं सीक्वेंस में, है ना। आगे आने वाले जितने टर्म्स हैं उसके बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन सेट में ऐसा नहीं होता है ना। सेट में वो टर्म हम लोग सोच भी सकते हैं या शायद नहीं भी सोच सकते हैं, ऐसा है। बात समझ में आ रहा है। मतलब सेट में जो है वो कोई एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स तो रहते हैं लेकिन उसमें कोई एक पैटर्न नहीं रहता है, ठीक है। तो ये मतलब होता है सीक्वेंस का। बात समझ में आ रहा है। और सीरीज क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है कि जो भी सीक्वेंस हमें पता है, राइट, सीरीज बेसिकली सीक्वेंस से ही निकल करके आता है। तो जो भी हमें सीक्वेंस पता है नंबर्स के, उन सभी को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो सीरीज बनता है, ओके। अगर हम लोग सम कर देते हैं, सम ऑफ ऑल द नंबर्स आर इन सीक्वेंस, ठीक है। अगर सारे नंबर सीक्वेंस में है और उसको अगर हम लोग ऐड कर दे तो देन वी विल गेट सीरीज। बोलो। बात समझ में आ रहा है। तब हमें क्या मिलता है? सीरीज मिलता है। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से, राइट। 3 + 7 + 11 + 15, इस तरीके से जितने भी हैं। तो ये भी क्या है? एक सीरीज है, लेकिन इसको, सॉरी, सीक्वेंस है। अगर इसको हम लोग ऐड कर दे तब जाकर के ये क्या बनेगा? सीरीज बन जाएगा। बोलो। तो ये तीन डिफरेंस समझ में आया तीनों में? ट्रिपल एस सेट हो गया, सीक्वेंस हो गया, सीरीज हो गया।
ये समझ Yes. ये समझ में आया ना? तो फिर उसी तरीके से फिर एक टर्म आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि समथिंग विच इज इन प्रोग्रेस, है ना? समथिंग विच इज इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि मतलब कोई चीज हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि कोई बढ़ते हुए ऑर्डर में हो सकता है, या फिर कोई चीज घटते हुए ऑर्डर में हो सकता है, कोई नंबर, राइट? तो ये बेसिकली होगा क्या, कोई एक सीक्वेंस ही होगा, प्रोग्रेशन भी एक तरीके का सीक्वेंस ही होगा, ठीक है? प्रोग्रेशन भी क्या होगा, एक तरीके का सीक्वेंस ही होगा, लेकिन वो किसी खास ऑर्डर में हो सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? या तुम ऐसा कह सकते हो कि जो ऑर्डर बढ़ रहा है, या वो ऑर्डर अगर घट रहा है तो वो किसी खास पैटर्न पे बढ़ेगा या किसी खास पैटर्न पे घटेगा। बोलो, Yes, sir. समझ में आया ये चारों के लिए डिफरेंस क्या हो सकता है? Yes, sir. ठीक है, मतलब कि आगे जैसे बढ़ रहा है ना, आगे की तरफ बढ़ रहा है, या सोच लो आगे की तरफ घट रहा है, ठीक है? तो वो किस पैटर्न पे घट रहा है या बढ़ रहा है ना, वो तुम्हें पता रहेगा, ठीक है? Yes, sir. तो तुम्हें यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस कह सकते हो, कॉन्टिन्यूअस पैटर्न, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे लगातार तुम्हें कंटिन्यूअस पैटर्न जो होगा वो ऑब्जर्व होगा, ठीक है? या तुम ऐसा कह सकते हो कि जो आने वाला टर्म है इसमें सीक्वेंस में, ठीक, वो पिछले टर्म से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, रिलेटेड है। बात समझ में आया? तो प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि नहीं? बोल, Yes. बोलो, ये बात समझ में आया? बोलो, समझ में आया ये बात, क्या होगा प्रोग्रेशन में? जैसे अगर तुम्हें मान लो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने आता है, राइट? आता है किसी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने किसी भी तरीके का? सर आप रिपीट कर सकते हैं आपने क्या बोला? मैं पूछ रहा हूँ कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने आता है क्या किसी को? सर कैसियो आता है थोड़ा सा। अच्छा, मतलब कुछ भी आता है ना? तो उसमें भी क्या है, म्यूजिक भी क्या एक तरीके का पैटर्न रहता है, राइट? पैटर्न ऑफ नोट्स, कॉर्ड्स, ये सब रहता है ना उसमें। Yes. तो उसमें क्या है कि अगर मान लो तुम बीच में अगर मतलब अगर तुम्हें उसका पूरा पैटर्न पता है कि किसी खास म्यूजिक का कैसे होता है, राइट, तो तुम उसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी उसको एंड कर सकते हो, सॉरी एंड तो कभी भी हो जाएगा, मतलब कहीं से भी तुम स्टार्ट कर सकते हो, है कि नहीं? है ना? तो यहाँ पे भी वही चीज है, पैटर्न का ऑब्जर्वेशन से ही हमें पता चलता है वो सारी चीजें। तो वो भी क्या है, एक तरीके का प्रोग्रेशन है कि नहीं? कंटिन्यूअस पैटर्न वहां पे हमें पता रहता है, तो हम लोग वहां से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? बात समझ में आ रहा है? Yes. तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि बेसिक टर्म्स हैं इससे रिलेटेड। तो अब इसमें जो हमें पढ़ना है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? इन शॉर्ट एपी बोलते हैं इसको। बात समझ में आ रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? हुँ? बोलो। सर सेट ऑफ नंबर जिसमें जो डिफरेंस है नंबर्स के बीच में वो सेम हो।
हाँ, या तुम ऐसा कह सकते हो कि ये एक तरीके का सीक्वेंस है, राइट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या है, एक तरीके का सीक्वेंस है ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर्स का सीक्वेंस है इस तरीके से कि जो हर एक टर्म है, राइट, उस सीक्वेंस में, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन, ओके, such that the difference between the consecutive terms, बात समझ में आ रहा है, the difference between the consecutive terms, मतलब जो लगातार टर्म्स रहेंगे उनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा, कोई भी दो consecutive टर्म्स ले लो, है ना, that is always constant, that is always constant, बात समझ में आ रहा है। Yes. सो दैट कांस्टेंट डिफरेंस, कांस्टेंट डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना। ये जो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है दैट वी कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस, ओके। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जनरली इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, राइट। तो कोई भी सीक्वेंस हमें दे रखा है, तो उस सीक्वेंस के बीच में कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाएं तो उनका जो डिफरेंस होगा ना, वो बाकी सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस के बराबर ही आने वाला है। किसी भी दो टर्म्स को ले लो, बात समझ में आया। जैसे सिंपल एग्जांपल 1 3 5 7, राइट, 9 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो डिफरेंस देखोगे सभी टर्म्स के बीच में, है ना, तो इसमें क्या करना है, जो सक्सेसिव टर्म है उसको पिछले वाले टर्म से घटाना है। मतलब 3 - 1 करोगे 2 मिलेगा, 5 - 3 करोगे 2 मिलेगा, 7 - 5 करोगे 2 मिलेगा, 9 - 7 करोगे 2 मिलेगा, है ना, एंड सो ऑन। बोलो, ये बात समझ में आया। सिंपल, इस तरीके से कर सकते हो। या फिर ऐसा सोच लो 1, 5, 9, 13, इस तरीके से अगर है सीक्वेंस, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है डिफरेंस, Sir, 4. 4 होगा, है ना। आगे वाले टर्म का पिछले वाले टर्म से डिफरेंस 4 है, फिर उसके बाद आगे वाले टर्म का पिछले वाले टर्म से 4 है। तो मतलब जितने भी टर्म्स होंगे उन सभी में हमेशा कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट रहने वाला है। ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आ रहा है, Yes. है ना। और सबसे इसका सिंपल एग्जांपल जो है वो हमारे कैलेंडर को देख लो, है ना। कैलेंडर को देख लो, जैसे एक सेकेंड, एक कैलेंडर देखते हैं पहले। लेट्स सपोज कोई भी मंथ का एक कैलेंडर हम उठाते हैं, राइट। तो इसमें तुम्हें पूरा पैटर्न दिखेगा एपी का, इसमें तुम्हें पूरा का पूरा पैटर्न दिखेगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक कैलेंडर है, जुलाई का ही लिया हमने, ओके। तो इसमें तुम पैटर्न कैसे देख सकते हो, जैसे देखो, लेट्स सपोज तुमने ये लिया, जैसे यहां पे ये देखो, ये 4 है, राइट, ये 4 है, राइट। और इसके सबसे लास्ट वाला रो में देखो 10 है, तो 10 + 4 कितना होता है, 14. 14 होता है, राइट। फिर उसी के बाद देखो 5 है, और यहाँ पे देखो 9 है, 9 + 5 कितना होता है, 14. 14, 14. ठीक है। फिर वहां पे देखो 6 है, और यहाँ पर 8 है, 6 + 8 कितना होता है, 14. 14, राइट। तो इस तरीके से पैटर्न देख पा रहे हो, है ना। ये सारे भी क्या है, या तुम ऐसा देखो कि सारे नंबर्स जो है वो कंसेक्यूटिवली लिखे गए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भी क्या है, बेसिकली एपी में ही है, सभी का डिफरेंस 1 है कंसेक्यूटिवली, है कि नहीं। फिर तुम ऐसे भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे 4 था, राइट, और कॉलम वाइज देखो तो 4 + 25 कितना होगा, 29. 29, 29.
और ये 11 है और ये 18 है। 11 प्लस 18 कितना होगा? 29. 29 है। 29. यानी कि तुम चाहे इसको रो वाइज ऐड करो, पहला टर्म, दूसरा टर्म, सेकंड लास्ट टर्म, है ना, थर्ड टर्म, थर्ड लास्ट टर्म, इस तरीके से तुम ऐड करो, चाहे कॉलम वाइज ऐड करो, है ना, तो हमेशा सम जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये भी एक एपी का प्रॉपर्टी होता है, ये भी एक एपी का प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई चार टर्म अगर हम लोग एपी में लें, है ना, कोई भी चार टर्म अगर हम लोग एपी में ले, जैसे ऊपर में ही हमने लिया था ना, अच्छा ये हट गया क्या, ये वाला, ठीक है। तो मान लो कि 1, 5, 9, 13 ऐसा हमने लिया था, राइट। 1, मान लो कि 1 लिया, 5 लिया, 9 लिया, 13 लिया, 17 लिया, 21 लिया, ठीक है। मान लो इतना टर्म्स है हमारे पास, कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टर्म्स आर देयर, राइट। तो यहाँ पे देखोगे ये जो लास्ट टर्म है और ये जो फर्स्ट टर्म है, इनका सम कितना आएगा? 22. 22, राइट। फिर उसी तरीके से 17 है और 5 है, तो इनका सम क्या आएगा? 20. 22। फिर उसके बाद थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म है, उनका भी सम क्या आएगा? कितना मिलेगा? 22. 22, ठीक है। तो ये एक एपी का खास प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं, या खास पैटर्न हम लोग कह सकते हैं कि एपी में ये मिलता है हमें, राइट। तो इसका सबसे सीधा साधा एग्जाम्पल हमारे पास कैलेंडर है, राइट। बोलो, समझ में आया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, किस तरीके का पैटर्न को हम लोग एपी कहते हैं? बोलो। Yes. Yes, sir. ठीक है। तो अब इसमें कुछ हम लोग सिंबल्स के बारे में देख लेते हैं, राइट, जो सिंबल्स हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, तो जनरली हम लोग टर्म्स के लिए अगर देखें, है ना, टर्म से रिलेटेड, ओके, तो इसमें टर्म्स में हम लोग अगर कोई भी टर्म हम लोग लेते हैं, राइट, तो जैसे कि फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, इस तरीके से, राइट। फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, एंड सो ऑन। तो उसको हम लोग इसको ऐसा डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, राइट, और इसके सबस्क्रिप्ट में 1 लगाएंगे, ऐसा बात समझ में आ रहा है, A1, फिर उसी तरीके से A2, फिर उसी तरीके से A3, ऐसा। तो ये टर्म लिखने का तरीका होता है। बात समझ में आ रहा है। फोर्थ टर्म अगर लिखना है तो A4, ओके। और या नहीं तो तुम किसी किसी बुक में ऐसा टी से भी नोट किया हुआ देख सकते हो, T1, राइट, T2 स्मॉल टी से, T3, T4, राइट, एंड सो ऑन, ओके। तो जैसे मान लो तुमसे कोई बोल रहा है कि तुम्हें 51th टर्म लिखना है, 51th टर्म तुम्हें देखना है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे A51 ऐसा, ठीक है, या फिर T51 ऐसा। बात समझ में आ रहा है। Yes. तो ये टर्म Yes, sir. ये टर्म लिखने का तरीका है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने ये लिया, राइट, इस तरीके से हमने टर्म्स लिए। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है, इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे 6 है, राइट। और इसका फर्स्ट टर्म हम लोग देखें 2 है, राइट, सेकंड टर्म देखें 8 है, थर्ड टर्म देखें 14 है, राइट, फोर्थ टर्म देखें 20 है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है तो टर्म वाइज कैसे लिखना है, ओके, टर्म वाइज हमें कैसे लिखना है वो हमें पता चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। Yes. ठीक है। तो अब ये सीक्वेंस का एक खास बात होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सीक्वेंस का खास बात क्या है कि अगर हमारे पास पैटर्न पता है ना,
उस सीक्वेंस का हमें पैटर्न पता है, तो तुम आगे आने वाले पैटर्न के बारे में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। आगे आने वाले पैटर्न के बारे में या आगे आने वाले जो भी नंबर होंगे उस पैटर्न में, उसके बारे में तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, है कि नहीं? उसी के बारे में कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। तो यहीं से हम लोग देखेंगे कि nth टर्म क्या होता है एपी का। ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी मतलब कि nth टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं। nth टर्म कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हमें पैटर्न पता है सीक्वेंस का, राइट, एपी का, तो उसके आगे आने वाले टर्म में, राइट, अगर कोई भी टर्म पूछता है तो वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस nth टर्म, राइट। एन यहाँ पे बस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कौन सा टर्म के बारे में पूछा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? मान लो तुम्हें सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे ऊपर में यहाँ पे 2 8 14 इस तरीके से दिया हुआ था सीक्वेंस, राइट। तो अब उसके आगे आने वाले टर्म में तुम्हें मान लो 99 टर्म चाहिए। 99th टर्म क्या होगा, है ना? 150th टर्म क्या होगा, 200th टर्म क्या होगा, तो वो तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। उसके बारे में कैलकुलेशन किया जा सकता है। बोलो, ये समझ में आया? Yes. तो nth टर्म ऑफ Yes, sir. nth टर्m ऑफ एपी, अगर हम लोग इसका फॉर्मूला देखें तो कैसे बनता है, तो लेट सपोज कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ओके, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी लिखते डायरेक्ट, ठीक है, सीक्वेंस ही है बेसिकली। तो उसको हम लोग अगर ए माने सिर्फ, ठीक है, A1 ना मान करके सिंपली ए मानते हैं, राइट, एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, उसको डी माना हमने। तो पहला टर्म हमारे पास ए है, राइट। तो अगला वाला जो टर्म है नेक्स्ट वाला, वो क्या होगा, डिफरेंस से जो भी डिफरेंस होगा उससे वो बढ़ता चला जाएगा, है ना? तभी तो इन दोनों के बीच में जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो डी मिलेगा, नहीं? फिर उसके बाद वाला इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है तो डी, और तो अगला वाला एक और डी ऐड होगा तो 2D बनेगा, है ना? फिर अगले वाले टर्म में एक और टर्म ऐड होगा तो 3D बनेगा, राइट। फिर अगले वाले में एक और टर्म, एक और डी ऐड होगा तो 4D बनेगा, एंड सो ऑन। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा जो सीक्वेंस दिया गया है दैट इज इन एपी। ये सीक्वेंस किस में है, एपी में है, राइट। बात समझ में आ रहा है? Yes. तो ये देख रहे हो जितने टर्म्स लिखे गए हैं, दैट इज योर फर्स्ट टर्म, दिस वन इज योर सेकेंड टर्म, दिस वन इज योर थर्ड टर्म, दिस वन इज योर फोर्थ टर्म, दिस वन इज योर फिफ्थ टर्म, ऐसा। तो पहले वाले में देखो, पहले वाले में एक भी डी नहीं था, यानी 0 टाइम्स डी था, नहीं, पहले टर्म में 0 टाइम्स डी था। दूसरे वाले टर्म्स में 1 टाइम्स डी है, तीसरे वाले टर्म्स में 2 टाइम्स डी है, फिर फोर्थ वाले में 4 टाइम्स डी है, एंड सो ऑन। तो इससे हमें क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है कि जितना टर्म के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब जिस टर्म के बारे में पूछा जा रहा है, राइट, उस टर्म के कोरेस्पॉन्डिंग जो डी आ रहा है वो एक कम आ रहा है। बाकी सारी चीज तो ऐसे ही है, सेम है, प्लस ए तो सभी में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम लोग nth टर्म के बारे में देखें, राइट, nth टर्म के बारे में, या इसको हम लोग an से भी डिनोट कर सकते हैं, nth टर्म के बारे में देखें तो इसका मतलब क्या होगा कि a तो रहेगा ही प्लस में, और कितना नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पे, n है, तो n में एक कम होना चाहिए टाइम्स डी, है कि नहीं? वो इस पैटर्न से हमें पता चलता है। बोलो, समझ में आया ये? Yes. Sir. Yes, sir. तो nth टर्म क्या निकाल सकते हैं हम लोग कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया फॉर्मूला तुम्हारा, ठीक है। और कैसे आ रहा है वो बेसिकली पैटर्न से आ रहा है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से कोई हार्ड एंड फास्ट डेरिवेशन नहीं है।
ओके, तो वो पैटर्न से ऑब्जर्वेशन करके ही मिलता है nth टर्म। बात समझ में आया? तो nth टर्म यहाँ पे क्या है, n क्या है यहाँ पे कि कौन सा पूछ रहा है, कौन सा नंबर ऑफ टर्म के बारे में पूछ रहा है, वो निकालने का ये तरीका है, राइट? बोलो। या वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर मान लो तुम्हें nth टर्म दिया हुआ है ना, तो तुम सीक्वेंस फाइंड कर सकते हो, वाइस वर्सा भी पॉसिबल है ना। अगर तुम्हें nth टर्म दिया हुआ है तो तुम सीक्वेंस भी फाइंड कर सकते हो, है कि नहीं, है कि नहीं? बोलो। जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है 4n-1, राइट, tn या an, ऐसा nth टर्म तुम्हें दिया हुआ है 4n-1, राइट। तो तुम सीक्वेंस भी फाइंड कर सकते हो। सीक्वेंस कैसे फाइंड कर सकते हो? जैसे उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 क्या बता रहा है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, है कि नहीं, एंड सो ऑन। तो t1 निकालोगे तो कितना मिलेगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 विच इज 3। फिर t2 निकालोगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 विच इज 7। t3 निकालोगे तो क्या मिलेगा, t3 निकालोगे तो क्या मिलेगा, 3 माइनस 4, सॉरी 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 1 11। t4 निकालोगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 4 16 माइनस 1 विच इज 15। तो यहाँ पे ये देख रहे हो, फर्स्ट टर्म 3 है, दूसरा टर्म 7 है, तीसरा टर्म 11 है, चौथा टर्म 15 है। तो ये सीक्वेंस मिल रहा है हमें ऐसा। बोलो, ये सीक्वेंस वी कैन फाइंड व्हेन another टर्म इज गिवन। बात समझ में आ रहा है? और फिर क्वेश्चन में ऐसा भी बोला जा सकता है कि तुम्हें जो nth टर्म दिया गया है, क्या वो AP का है, इज इट फॉर्म एन AP, इज इट फॉर्म एन AP, बन रहा है क्या, Yes, sir. But Yes, sir. है ना? तो इट इज इन AP, इट इज इन AP, राइट। तो ये कर सकते हो ना, तुम्हें अगर रिवर्स प्रोसेस में अगर nth टर्म दे रखा है तो तुम सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर पूछता है AP में है कि नहीं है तो वो भी बता सकते हो, सिंपल है। बोलो, बात समझ में आया? yes, Yes, sir. ठीक है। और अगर मान लो nth टर्म कुछ ऐसा है, राइट, n इंटू n प्लस 1 ऐसा है, राइट। तो इसके बारे में अगर देखें तो t1 क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 2, है ना, यानी कि 2 मिलेगा, राइट। फिर t2 देखें तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 विच इज 6। t3 क्या मिलेगा, 3 इंटू 4 विच इज 12। t4 क्या मिलेगा, 4 इंटू 5 विच इज 20, एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है 2, 6, 12, 20 एंड सो ऑन। तो क्या इस सीक्वेंस को हम लोग AP कह सकते हैं? no, sir. क्या इस सीक्वेंस को हम लोग AP कह पाएंगे? नहीं, है ना, क्योंकि इसमें जो डिफरेंसेस आ रहे हैं दैट विल बी डिफरेंट बेसिकली, है ना। 6 माइनस 2 किया 4 मिला, 12 माइनस 6 किया, सॉरी 12 माइनस 6 किया 6 मिला, है ना, 20 माइनस 12 किया 8 मिला। तो हर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो अलग अलग आ रहा है। सो इट इज नॉट फॉर्म एन AP, या इट इज नॉट इन AP, दिस सीक्वेंस इज नॉट इन AP, राइट। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस में नहीं है। बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कि पहले तो हम सीक्वेंस जाने कि किस सीक्वेंस को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। और फिर अगर हमारे पास सीक्वेंस पता है
तो उसके आगे आने वाले टर्म के बारे में भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ nth टर्म, राइट। और तीसरा चीज हमने ये देखा कि अगर हमें nth टर्म पता है, राइट, तो उससे हम लोग सीक्वेंस निकाल सकते हैं, और वो सीक्वेंस भी हम लोग फिर से रीचेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज एन एपी और नॉट। तो ये सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है जनरली, ठीक है। बोलो। बात समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें nth टर्म समझ में आ रहा है ना? nth टर्म किसके बारे में बोल रहा है कि कौन सा मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हैं, राइट, उसके बारे में nth टर्म से हम लोग डिनोट करते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल हो गया ना, वेरिएबल जैसा ट्रीट होगा, क्योंकि उसके बारे में हमें नहीं पता है, राइट। उस n का वैल्यू हमें नहीं पता है, तभी तो हम लोग nth टर्म कह रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे सीक्वेंस दिया हुआ है, और सीक्वेंस में तुम्हें आगे का बहुत मतलब बहुत ज्यादा आगे का अगर हमें पूछ रहा है, तो उतना हम लोग लिखने थोड़ी बैठेंगे लगातार, है ना। तो उसके लिए ये फॉर्मूला जैसा यूज इसका करेंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, ठीक है। तो उस टर्म का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? Yes. तो ये n को पोजीशन बोल सकते हैं नंबर का। हाँ, उस जो सीक्वेंस दिए गए उस सीक्वेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका पोजीशन ही है वो n, है ना। जैसे फर्स्ट टर्म बोलते हो, सेकंड टर्म बोलते हो, थर्ड टर्म बोलते हो, तो वही है ना, वो तीसरे जगह पे लिखा हुआ है, चौथे जगह पे लिखा हुआ है, पांचवे जगह पे लिखा हुआ है, ऐसा फिफ्थ पोजीशन पे लिखा हुआ है, सेवेंथ पोजीशन पे लिखा हुआ है, 100th पोजीशन पे लिखा हुआ है, वही चीज है nth टर्म। तो nth बेसिकली पोजीशन को ही डिनोट करता है सीक्वेंस में, है कि नहीं। nth टर्म जो है वो उस सीक्वेंस का पोजीशन को डिनोट करता है, ठीक। क्लियर? बात समझ में आया ये? Yes, sir. ठीक है। तो अगर हमारे पास सीक्वेंस दे रखा है ना, तो सीक्वेंस से तुम अब nth टर्म फाइंड कर सकते हो एपी के लिए, और अगर nth टर्म पता दे रखा है तो तुम उससे सीक्वेंस फाइंड कर सकते हो, है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है? बोलो। Yes. ठीक है। अब जैसे मान लो इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है जो कि काफी इजी है, कि इसमें से कौन सा एपी में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी। तो इस पे देख के बता सकते हैं। और एपी में देखो सबसे खास बात क्या है कि तुम खाली फर्स्ट तीन सीक्वेंस फर्स्ट थ्री टर्म्स निकाल लो, है ना, क्योंकि पहले तीन टर्म से ही पता चल जाएगा, कंसेक्यूटिवली दो दो टर्म लेकर के देख लोगे, है ना, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा, पहले तीन टर्म से ही पता चल जाएगा कि वेदर द सीक्वेंस गिवन इज इन एपी और नॉट। बात समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. इसमें कौन सा होगा इन चारों में से? कौन सा होगा बोलो। कौन सा आएगा? सर फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। हाँ, फोर्थ ऑप्शन हो नहीं सकता, वही होगा, बाकी सारे नहीं होंगे ना। Yes.
एन का वैल्यू डाल करके देख सकते हो ना सभी में, तीन कोई भी तीन वैल्यूज, सॉरी कोई भी तीन टर्म ले लो स्टार्टिंग के, है ना, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, सभी में चेक कर लो, है ना। तो सिर्फ फोर्थ ऑप्शन ही जो सीक्वेंस देगा दैट विल बी इन एपी। और इसका कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है क्या, फोर्थ वाले का क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस 4 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा 5, n इक्वल्स टू 2 रखोगे तो कितना मिलेगा 7, n इक्वल्स टू 3 रखोगे तो कितना मिलेगा 3 2 6 प्लस 3 9। ये एबी नहीं हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा है? अच्छा सर मैंने मिस्टेक। होगा कि नहीं होगा, बोलो। सर होगा 2 होगा। है ना, कॉमन डिफरेंस इसका 2 आएगा। अब बाकी सारे ऑप्शंस में रख करके देख लो, है ना। पहला वाले में रखोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 2 आएगा, फिर 2 रखोगे तो 4 प्लस 2 6 और 1 7, फिर 3 रखोगे तो 9 3 12 और 1 13, है ना। तो इसमें नहीं मारा है, इसका डिफरेंस 5 है और इसका डिफरेंस 6 है, अलग हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से जितने भी हायर ऑर्डर के एन आ रहे हैं ना, मतलब हायर डिग्री के, वो सारे नहीं देंगे हमें एपी, है ना। और सिर्फ लीनियर वाला जो एक्सप्रेशन है वही हमें एपी देता है। जैसे तुम यहाँ पे भी देखो, nth टर्म हम लोग लिख रहे थे, तो nth टर्म पे हमारे पास जो n वाला टर्म है वो एक लीनियर फॉर्म में ही आएगा। अगर a और d का अगर डिग्री हम लोग सिर्फ हटा दें, मतलब कांस्टेंट अगर इसको ट्रीट करें, तो n का जो डिग्री है दैट विल बी 1। नहीं, तो यहाँ से भी हम लोग सेंस लगा सकते हैं कि वैसा एक्सप्रेशन n में दैट विल बी लीनियर, दैट ऑलवेज फॉर्म एन एपी। जैसे देखो मैंने ऊपर में एक एग्जांपल लिया था यहाँ पे 4n-1, राइट, तो ये लीनियर है, तो ये एपी बना रहा था। और दूसरा वाला लीनियर नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो n² प्लस n बनेगा, तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है n में, राइट, तो ये एपी नहीं बन रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये तुम यहाँ से भी पता कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्टली तुम देख सकते हो कि लीनियर है कि नहीं है, जो लीनियर होगा वही एपी होगा। बोलो, ये बात समझ में आया? यस। सिंपल है ना? यस सर। सिंपल है। यस। हाँ सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ये दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें बोला है कि 10th टर्म ऑफ द एपी इज, पहला वाला 10th टर्म जो है एपी का ये दे रखा है, वो क्या आएगा। तो ये सीक्वेंस कैसा है, एक तो इसका ऑर्डर देखोगे तो घटते हुए है ना, नंबर घट रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और फर्स्ट टर्म गिवन है 63, और तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा -5। -5, -5। है ना। उसमें क्या करते हैं हम लोग, सक्सेसिव टर्म मतलब आगे वाले टर्म को पिछले वाले टर्म से घटाते हैं, है ना। तो 58 माइनस 63 करेंगे, राइट, तो दैट विल बी -5। सो 18। हाँ, तो इसमें जब निकालोगे 10th टर्म, तो A10 निकालना है तुम्हें A10 के लिए, तो फर्स्ट टर्म A है प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा A प्लस 9D। तो A का वैल्यू तो 63 है फर्स्ट टर्म, प्लस 9 इंटू -5, तो ये 63 माइनस 45 करेंगे, तो ये हमें 18 देगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? सिंपल, यस। यस सर। राइट। और फिर उसी तरीके से अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, मतलब कि तुम्हें आखिरी से 6th टर्म देखना है ना, मतलब एंड से आखिरी वाले टर्म से छठे टर्म को देखना है, राइट। बात समझ में आ रहा है? यस। तो क्या होगा, सर -25। -25 आएगा। कैसे करेंगे,
सर फिर -40 को हम लोग ए मान सकते हैं, फिर पूरा ए भी रिवर्स हो जाएगा। हाँ, इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पूरा स्वैपिंग कर दो, है ना, पूरा रिवर्स प्रोसेस पे लिख लो इसको, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि ये नंबर जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट। तो अगर एंड से लिखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हो कॉमन डिफरेंस कितने का है, -3 का है, तो पीछे से लिखोगे तो +3 का होगा, नहीं, ये प्लस सॉरी -37 बन जाएगा, फिर +3 और ऐड करोगे तो -33 बन जाएगा, एंड सो ऑन, नहीं, ऐसा बनेगा। इसमें जो फर्स्ट टर्म है दैट इज -40 और डी जो है इसमें +3 आ जाएगा, और सिक्स टर्म इस पे निकाल सकते हो फिर a+5d, है ना, जो भी टर्म रहता है उसे एक कम डी रहता है ना, तो छठा टर्म है तो एक 5d होगा सिर्फ, राइट। तो 40 + 5 × 3 which comes out to be 40 + 15, that will come out to be -25, नहीं, यस। बात समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। ठीक है, फिर उसी तरीके से अगर पढ़ लो, ऐसा है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, फाइंड द मिडिल टर्म, बीच का टर्म हमें देखना है। तो बीच का टर्म हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब हमें टोटल सीक्वेंस का टोटल टर्म पता हो, तभी हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा मिडिल टर्म होगा, अदरवाइज नहीं बता सकते, नहीं, बोलो। अगर हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है और उस सीक्वेंस का अगर हमें टोटल टर्म पता है ना, शुरू से लेकर आखिरी तक कितने सारे टर्म्स हैं, तभी हम लोग बता पाएंगे कि बीच का टर्म क्या होगा, नहीं। यस। सो हाउ डू वी फाइंड? कैसे बना सकते हैं, बोलो। कैसे बनाएंगे? सर हम लोग वो a+n-1d वाला फॉर्मूला यूज करके -62 का वो n फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कौन सा टर्म है वो। हाँ, मतलब कि यहाँ पे हमें टर्म नहीं पता है कि यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि लेट देयर बी n टर्म्स टोटल, है ना, लेट देयर बी n टर्म्स, है ना। तो अगर टोटल n टर्म्स हैं यहाँ पे, तो ये जो आखिरी लिखा गया है यही nth टर्म होगा, है कि नहीं? बात नहीं समझा कि अगर टोटल सीक्वेंस में अगर हमारे पास 10 टर्म है, मान लो, है ना, टोटल सीक्वेंस में अगर हमारे पास 10 टर्म है, जो तो 10वां टर्म होगा वही तो आखिरी होगा, यस। है कि नहीं? तो उसी तरीके से अगर हमारे पास nth टर्म है, तो जो nth वाले पोजीशन पर बैठा हुआ होगा वही तो आखिरी होगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो ये यस। an यहाँ पे दिया हुआ है या नहीं, -62, a भी दे रखा है 10, और d भी तुम्हें पता है 7 - 10 विच इज, ठीक है, -3। अगर तुम्हें बोल रखा है ना एपी है, तो उसमें तो तुम्हें चेक करने का जरूरत ही नहीं है कि वेदर वो सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है ना, यहाँ तो ऑलरेडी बोल ही रखा है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो an इज इक्वल्स टू a+n-1 × d। और देखो इस एक्सप्रेशन में तुम देखोगे ना, यहाँ पे हमारे पास अगर वेरिएबल सभी को माने तो कितने वेरिएबल्स है टोटल, 1 2 3 4, है ना। यहाँ पे टोटल कितने वेरिएबल्स हम लोग मान सकते हैं, टोटल 4 वेरिएबल्स हैं। तो उन 4 वेरिएबल्स में से अगर कोई तुम्हें 3 वेरिएबल पता है तो चौथा तो निकल जाएगा, बोलो। अगर 4 वेरिएबल्स दिए हुए हैं किसी एक्सप्रेशन में और उन 4 में से कोई 3 वैल्यू पता है हमें ऑलरेडी, तो चौथा वाला निकल जाएगा ना। यस। तो यस। डाल के निकाल लो, -62 इज इक्वल्स टू 10 +
n माइनस सर 1। n25 आ रहा है। सर 25। अच्छा, इसको इधर ले जाओ, ये आ जाएगा -72। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3, माइनस हटा दो यहाँ पे। ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 72/3, कितना आ जाएगा? 24 से कैंसिल हो जाएगा ना, 72, तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -1 उधर ले जाओगे तो 25, 24 + 1, यानी कि टोटल 25 टर्म्स है, और ये -62 क्या दिया हुआ है? 25th टर्म दिया हुआ है, राइट। तो मिडिल टर्म इसका क्या होगा? अगर टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस में हमारे पास 25 टर्म दिए हुए हैं, तो उसके बीच का टर्म क्या आएगा? 13th टर्म। है ना। तो मिडिल टर्म याद करो, हम लोग इसमें निकालते थे मीडियन से, निकालते होगे, है ना। मीडियन में क्या होता है कि अगर टोटल हमें नंबर ऑफ टर्म पता रहता है, तो मीडियन वही देता है ना, उसका जो मिडिल वैल्यू है, मिडिल में कौन सा वैल्यू है, राइट, वही मीडियन देता है। तो मिडिल टर्म भी वैसे ही निकाल सकते हो। ये क्या है? ऑड है ना, 25 नंबर कैसा है? ऑड है। तो मिडिल टर्म इसका क्या होगा? 25 + 1/2, एथ टर्म, नहीं, यानी कि 25 + 1 26, 26/2 करोगे तो 13th टर्म, दैट इज योर मिडिल टर्म। बात समझ में आ रहा है? लेकिन वही अगर ऑड के जगह इवन रहता, अगर ऑड के जगह इवन रहता, तो मिडिल टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं? तो उसमें जो भी n आता है ना, उसको डायरेक्टली 2 से डिवाइड करते, तो वो टर्म लेते, राइट, और प्लस उसके बाद वाला भी टर्म आता, राइट, और उन दोनों का एवरेज लेना पड़ता हमें, उन दोनों का हमें एवरेज लेना पड़ता है। मतलब यहाँ पे जो n/2th टर्म आ रहा है और n/2th + 1 टर्म आ रहा है, मतलब उन दोनों टर्म का वैल्यू क्या है, वो उनका एवरेज लोगे तो वो मिडिल टर्म देगा, नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तो मिडिल टर्म जो है वो, सॉरी, यहाँ पे जो n है वो तो एक ऑलरेडी ऑड आ रहा है, तो ऑड के केस में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, उसमें उस नंबर ऑफ टर्म में 1 ऐड करके /2th करते हैं, तो वो जो टर्म आता है ना, वो मिडिल टर्म देता है, 13th टर्म। यानी कि तुम्हें a13 अगर निकालो तो कैसे निकालोगे? a + 13 - 1 यानी 12d, राइट। a का वैल्यू 10 है, 12 इंटू d का वैल्यू -3 है, ये तुम निकाल सकते हो आसानी से, -36, विच इज हाउ मच? -26 देगा, है कि नहीं? यस। बात समझ में आया? नहीं? हाँ सर। आ गया सर। ठीक है, राइट। तो ये सारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं इसके, जो कि हम लोग देख सकते हैं। ओके, बात समझ में आ रहा है? और एक चीज और देख लो, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग ये कर ले, लेट सपोज इफ a, b, c, अगर AP में है, राइट, ABC अगर AP में है, तो इसका जो मिडिल टर्म b है, राइट, तो इसमें तुम लिख सकते हैं ना b - a, राइट, दैट इज इक्वल्स टू c - b, राइट, दैट इज इक्वल्स टू c - b, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। तो यहां से तुम कर सकते हो कि b को इधर ले जाओ, तो b + b 2b बन जाएगा, और a + c इधर आ जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या मिलेगा? a + c/2, है कि नहीं? यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई 3 सीक्वेंस उठाओ, सॉरी, सीक्वेंस में से AP में से कोई 3 नंबर उठाओ लगातार, तो जो बीच वाला नंबर आएगा वो बाकी 2 नंबर्स का एवरेज होगा, नहीं? जो बीच वाला नंबर आएगा वो A और C का AP आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि B जो है वो अर्थमेटिक मीन है, B जो है वो क्या है? अर्थमेटिक मीन है, नहीं? अर्थमेटिक मीन भी पढ़ा होगा ना स्टैटिस्टिक्स में, जिसको शॉर्ट में AM से डिनोट कर रहे हैं, ऑफ A एंड C। A और C का वो क्या है? अर्थमेटिक मीन है। इसके बारे में और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे इस पे आगे, है ना। वो इसमें हमें पढ़ना है बेसिकली, जब सम वगैरह पढ़ लेंगे तब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखते हैं, सम ऑफ nth टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है।
ओके। आज यहाँ तक रहने देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे, दोनों को मिक्सअप करके, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन जो है वो दोनों को मिला करके ही भरेंगे। अभी तो सिंपली हम लोग nth टर्म और nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, है ना, वो सब देखा था। ठीक है, तो सम ऑफ nth टर्म हमें देखना है फिर आगे, और मेनली इसमें वही 3-4 ही फॉर्मूला है, बस उसी से ही सारा चैप्टर निर्भर है एपी के लिए। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है सब उसी फॉर्मूले से रिलेटेड ही बनते हैं। आ रहा है बात समझ में? यस। यस सर। ठीक है, और इसमें भी तुम्हारे पास वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेगा, और वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारा वही होगा जैसे सारे वर्ड प्रॉब्लम का थॉट प्रोसेस होता है, उसको पढ़ के समझना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हें कोई इक्वेशन वगैरह नहीं बनाने के लिए आ सकता है, यहाँ पे तुम्हें सीक्वेंस फॉर्म कराया जा सकता है ना। क्वेश्चन में इस तरीके से डेटा दिया हुआ रहेगा दैट द सीक्वेंस विल फॉर्म, और वो सीक्वेंस जो बन रहा होगा वो एपी में बन रहा होगा, और उसके अकॉर्डिंग तुम वैल्यूज निकाल सकते हो फिर। ठीक है, तो यही थॉट प्रोसेस रहता है इसके वर्ड प्रॉब्लम का। बात समझ में आ रहा है? यस। यस सर। ठीक है, तो इसके हम लोग देखते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्लास में सम ऑफ एपी, और उसके आगे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह है एपी के, वो सारी चीजें देखेंगे फिर। ठीक है, ओके। ओके, तो आज स्कूल है? यस सर है। यस सैटरडे संडे सैटरडे को रहता है क्या? हाँ सर, सैटरडे को भी रहता है। यस सर, सैटरडे को भी रहता है, संडे को एक दिन छुट्टी मिलती है। हाँ अच्छा सर, बट सैटरडे को हाफ डे होता है। अच्छा, ओके। सर हम लोग का फुल डे होता है। अच्छा, फुल डे होता है, ओके। हाँ, किसी किसी स्कूल में हाफ डे रहता है, किसी किसी स्कूल में छुट्टी भी रहता है सेकंड सैटरडे को, या ऐसा कुछ। तो हमारे में रहता था, बट जब से ऑनलाइन हुआ है तब से नहीं हो रहा है। अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है, चलो फिर इसका बनाना, और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस देखता हूँ कुछ, अगर टर्म नंबर ऑफ टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, एनएच टर्म वाला जो क्वेश्चन है ना वो देखते हैं, कुछ मिलता है तो हम भेजते हैं फिर। ठीक है, ओके। ऐसे ये बेसिक क्वेश्चन है, ये सारे बन जाएंगे सिंपल। ठीक है।